बच्चों, हम लोगों ने एल्केन की प्रिपरेशन देखी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखिए कि एल्केन जो होते हैं वो कार्बन 1 से कार्बन 4 यानी कार्बन के मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो होते हैं वो तो गैसेस हैं और ओडरलेस, उनमें कोई खुशबू, कोई बदबू कुछ नहीं है और वो गैशियस फॉर्म में है। इससे ऊपर के जो एल्केन्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं और धीरे धीरे वो नॉन वोलेटाइल होते जाते हैं। जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा वो लिक्विड होते हैं, स्टेबल लिक्विड्स होते हैं। और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले में तो पेट्रोल जैसी कुछ स्मेल होती है, ठीक है, ओडरलेस या बिना किसी स्मेल के नहीं होते हैं। नेचर में नॉन पोलर होते हैं, हम सभी जानते हैं। नॉन पोलर है, इनमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है कार्बन और हाइड्रोजन। और इस वजह से जब नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। तो वाटर आप सभी जानते हैं पोलर है। वाटर में H और OH में H पर स्लाइटली पॉजिटिव और O पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। लेकिन नॉन पोलर यानी कि जिसमें कोई प्लस माइनस ना हो सके, ऐसे सॉल्वेंट में ही एल्केन्स डिजॉल्व होंगे, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि बेंजीन, जैसे कि ईथर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर। उसके अलावा जो एल्केन्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स में वंडर वॉल फोर्स काम करता है। आप सभी जानते हैं कि अगर नॉर्मली हम लोग 3 तरह के बॉन्ड्स पढ़ते थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक स्टेबल मॉलिक्यूल से दूसरे स्टेबल मॉलिक्यूल के बीच में, क्या कहा मैंने? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्स, जो कि जहाँ कोई और फोर्स काम ना करे वहाँ पर भी ये काम करता है। तो वंडर वॉल फोर्स ही काम करता है एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। और वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा वंडर वॉल फोर्स उतना ज़्यादा। तो और वंडर वॉल फोर्स जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स उतनी तेज़ आपस में चिपके हुए होंगे। और जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में तेज़ चिपके हुए होंगे तो उनके उसमें क्या होगा कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसी वजह से हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो एल्केन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने के कारण उनमें वंडर वॉल फोर्स ज़्यादा होता है और इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया कि इथेन की तुलना में प्रोपेन, उससे ब्यूटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। हेप्टेन का आप देख सकते हैं 98.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, नियर टू वाटर, इतना स्टेबल है वो। इथेन गैस है इसलिए इसका माइनस में है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसी वजह से जो है जो ये एल्केन्स होते हैं इनमें ऑड नंबर के जितने कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नोनेन, इनमें जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, यानी कि 3 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, इनमें जो होगा मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा अपने बगल वाले इवन नंबर वाले से। इवन नंबर वाले यानी इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन। तो ये जो हैं सारे जिनमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि जो इवन नंबर वाला होता है वो एक दूसरे के ऊपर फिट अच्छे से हो जाता है। इवन होने की वजह से वो पूरी तरह से अगर उसे हम बेंड भी करेंगे तो भी वो प्रॉपर एक दूसरे पर सेट हो जाता है। ऑड नंबर वाले में उतना प्रॉपर वो सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ब्रांच वाले से ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट चेन वाला जो होता है वो एक दूसरे पर प्रॉपरली फिट होता है। जैसे ब्रांचिंग शुरू होती है वो सर्कुलर सा हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा, इसमें आप देखिए कि ये जो कंपाउंड है, देखिए ये वाला, इसको अगर आप इस तरह से देखें एक ब्रिक की तरह एक दूसरे के ऊपर ये से फिट हो सकते हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये वाला कैसा है? नियोपेंटेन स्फेरिकल है, एक गोलाकार है। गोलाकार होने की वजह से अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये उतनी अच्छे से फिट नहीं होता। आप इमेजिन कर सकते हैं कंचे एक के ऊपर एक आप नहीं रख पाएंगे प्रॉपरली, लेकिन अगर हम ईंट रखते हैं तो ईंट एक के ऊपर एक हम रख सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से एक दूसरे पे चिपक जाएंगी। तो वही वजह है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसलिए यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इस जगह पर, जहाँ पर कि जो शेप है वो स्फेरिकल होता जा रहा है। तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना ही शेप स्फेरिकल होता जाएगा और जितना शेप स्फेरिकल होता जाएगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटते चले जाएंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि एल्केन्स बहुत स्टेबल होते हैं, रिएक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। सीधी सी बात है कि उसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कोई आयनिक चार्ज नहीं है, उनमें कोई प्लस माइनस नहीं है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ही ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं। नॉर्मली ये रिएक्शंस नहीं देंगे
और देंगे तो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, और वो भी कब देंगे, जब इनको हम हाई रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, हाई हीट या हाई रेडिएशंस की प्रेजेंस में ही देंगे। और इस वजह से हम कहते हैं कि कैसे रिएक्शंस देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन है वो बहुत नॉर्मल रेट पे होता है, फास्ट होता है। आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब इसमें जो रिएक्शन आप कराते हो वो थोड़ी देर में होने के बाद वापस होने लगती है। जिस आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इरिवर्सिबल बनाने के लिए, प्रोडक्ट में से एक कंपाउंड को ख़त्म करते हैं। सपोज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमने लिया ये है हमारे पास, सपोज़ करिए एक एक कंपाउंड है हमारे पास CH3CH3। हमने रिएक्शन कराई इसकी आयोडीन से, सॉरी I2 से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H-म्यू। ये हमने लिया, क्या बनेगा हमारा CH3CH2I, ये बना, साथ में क्या बनता है HI। अब ये जो HI है, इसका I और ये वाला I वापस से जुड़ते हैं और I2 बना देते हैं, और वापस से H जो है वो मिल करके CH3CH2 से ईथेन बना देता है। इसलिए रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। तो इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इस रिएक्शन में से जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, इसको रिमूव कर देते हैं। ये नहीं होगा तो I2 नहीं बनेगा वापस से। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HiO3 से, हाइड्रो आयोडिक एसिड से। इससे रिएक्शन कराने पे क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में, मतलब I2 गैस निकलती है और H2O बन जाता है। ये जो आयोडीन गैस है उड़ जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, वाटर बचता है, और I2 के निकल जाने से हमारा जो कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है, यानी रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल हो जाती है। फ्लोरिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इसके साथ बहुत रिएक्टिव है। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, ब्रोमीन जो है उससे कम, और आयोडीन सबसे कम। ये रेट ऑफ रिएक्टिविटी है इनकी। सबसे स्लो जो रिएक्शन है वो आयोडीन की होती है। फ्लोरीन की इतनी रिएक्टिव होती है कि ये एक्सप्लोजन हो जाता है, और इस वजह से हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहे, है ना। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन अभी बताया मैंने, तो फ्लोरिनेशन में क्या करना है हमको कि सिंपली कोई एक ब्रोमाइड ले लीजिए, कोई सा भी हमने ले लिया, हमने C2H5Br ले लिया। अब हम यहाँ पर F लगाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HgF2। होता क्या है, ये Br इस तरफ और F इस तरफ बन जाता है C2H5F एंड HgBr2। इस रिएक्शन में मतलब इस तरह से हमारा जो फ्लोरिनेशन है वो हो जाता है और एक्सप्लोजन भी नहीं होता है। तो ये जो तरीका है यही इसका इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। जो मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन है उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या रिएक्शंस हैं, जो हेलोजिनेशन है उसकी रिएक्शन होती कैसी है। तो कैसी होती है, सिंपली होता क्या है, देखिए कि हमारे पास एक CH4 लेती हूँ मैं, Cl2 से रिएक्शन कराती हूँ, बनता है CH3Cl प्लस HCl। रिएक्शन कंटिन्यू होती है, CH3Cl पे दोबारा रिएक्शन होगी Cl2 की, बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, एक और H निकल गया, फिर से रिएक्शन होगी CH2Cl2 पर Cl2 की, अब एक और H निकल जाएगा, बचेगा एक H और 3 Cl हो जाएंगे, CHCl3 और HCl, और लास्ट में CHCl3 पे भी Cl2 की रिएक्शन होगी, लास्ट H जो है वो भी निकल जाएगा, बनेगा CCl4 और HCl। ये पूरा प्रोसेस है, ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है, ये डाइक्लोरो, ये ट्राइक्लोरो, ये टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, आइए, तो मैकेनिज्म देखिए बच्चों, इसका क्या होता है कि इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम 3 स्टेप में समझ सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है ये। फर्स्ट इज़ चेन इनिशिएशन। चेन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो चेन रिएक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं, चेन इनिशिएशन, एक सेकेंड पहले इसका नाम लिख देती हूँ। द सेकेंड वन इज़ चेन प्रोपगेशन, and the third one is chain termination
इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट होना, प्रोपोगेशन मीन्स आगे बढ़ाना, और टर्मिनेशन मतलब चेन को समाप्त करना। देखिए चेन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखेंगे, वो आपको यहाँ पे भी प्रूव भी होगी, दिखाई देगी कि एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है। जब कभी भी एक फ्री रेडिकल बनेगा वो दूसरा फ्री रेडिकल बनाएगा। और एल्केन की सारी रिएक्शंस, क्योंकि एल्केन बहुत स्टेबल हैं, बहुत हाई एनर्जी में होती हैं, बहुत हाई एनर्जी जहाँ भी होगी वहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि होमोलिटिक फिशन के द्वारा बनता है। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो CH4, तो मैं इसको लिख दूँ CH3H। अब इसका एक जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मतलब होता है इस बॉन्ड का कि इसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में हैं, जिसको कि हाइड्रोजन ने भी शेयर कर रखा है और कार्बन ने भी शेयर कर रखा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और कार्बन अपना ले ले, यानी दूसरा वाला ले ले। तो उस केस में जो बनता है, ना उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, ना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और हम लोग एक इलेक्ट्रॉन उस पर दिखाते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो हाई एनर्जी जब भी होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। एल्केन्स का मैंने बताया कि एल्केन बहुत स्टेबल होते हैं, नॉर्मल केस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनको रिएक्ट कराने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस, यानी H-म्यू हम लिखते हैं, हाई हीट देते हैं। उस केस में हाई एनर्जी के कारण रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होंगी, तो हम कह सकते हैं कि एल्केन्स गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो मैकेनिज्म में द फर्स्ट स्टेप इज कि दे गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब उसके बाद हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, चेन इनिशिएशन, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन को समझते हैं पहले हम। तो मैं हेडिंग डाल दूं किसी और कलर से, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन से, चेन इनिशिएशन का मतलब है सबसे पहला स्टेप है चेन का बनना, और चेन के बनने का मतलब है कि जो हमारा फ्री रेडिकल है वो बने। जैसे ही फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है, और इसीलिए रिएक्शन ख़त्म नहीं होती जब तक कि हमारे पास कंपाउंड है, जब तक कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन समाप्त नहीं होती। आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब तक कि फ्री रेडिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि एक फ्री रेडिकल बनते ही दूसरा फ्री रेडिकल प्रिपेयर करता है। जैसे एक फ्री रेडिकल बनेगा वो दूसरे कंपाउंड को तोड़कर एक और फ्री रेडिकल पैदा करेगा, और इसलिए ये प्रोसेस चलता जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया Cl2 को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। Cl2 हमने लिया था उस रिएक्शन में, देखिए ऊपर मैंने दिखाया है, यहाँ पर Cl2 लिया है, तो मैंने लिया Cl2 और हमने क्या लिया साथ में H-म्यू, यानी सोलर रेडिएशन। ये होगा होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनेगा Cl फ्री रेडिकल, कितने 2। अब ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, स्टेप 2 में चेन प्रोपोगेशन में ये किससे रिएक्ट करेगा, हमारे मेन कंपाउंड से। हमने लिया है मीथेन। मीथेन के 4 बॉन्ड्स में 3 हाइड्रोजन मैं ऐसे दिखा रही हूँ, चौथा हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया मैंने। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Cl2 से नहीं, सॉरी, Cl फ्री रेडिकल से। किससे कराई, Cl फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल प्रिपेयर करेगा। कैसे करेगा, ये होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिकली टूटते ही क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं रेज करके दिखाती हूँ आपको। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन से H से ये दोनों आपस में जुड़ गए और HCl बन गया। बचा क्या हमारे पास, CH3 फ्री रेडिकल, मतलब क्या निकलेगा, CH3 फ्री रेडिकल निकलेगा और HCl बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये दोबारा नया फ्री रेडिकल बनाएगा। कहाँ से बनाएगा, Cl2 से, फिर से दूसरे Cl2 पे अटैक करेगा, CH3। फिर वही बात, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो ये वाला है पहला वाला, इसने Cl से रिएक्ट कर लिया, Cl से रिएक्ट करके CH3 ने Cl से, और क्या बन गया, CH3Cl, और यहाँ क्या फ्री हुआ, Cl फ्री रेडिकल। अगेन ये रिएक्शन अब कंटिन्यू होगी इसी कंपाउंड के साथ। देखिए कैसे, स्टेप 4 में ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये फिर रिएक्ट करेगा CH3Cl पे। इसी को ध्यान रखना है आपको, इसी पे रिएक्ट करता जाएगा CH3Cl पे। इसको मैं CH2Cl ऐसे दिखाती हूँ, H को अलग दिखा रही हूँ। फिर यहाँ होमोलिटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये जो H है वो Cl से जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
तो क्या बन जाएगा हमारे पास HCl एंड CH2Cl फ्री रेडिकल। फिर वही बात कि अब ये जो कंपाउंड, ये जो फ्री रेडिकल बना, अगेन ये प्रिपेयर करेगा अगला फ्री रेडिकल। अगला फ्री रेडिकल कहाँ से बनेगा? Cl2 से। बस यही स्टेप आपको कंटिन्यू करना है। CH2Cl और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक Cl फ्री रेडिकल फ्री हुआ और बन गया हमारे पास CH2Cl2 सेकेंड प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट ये था, सेकेंड प्रोडक्ट ये वाला बन गया। अब फिर से Cl फ्री रेडिकल इसी कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, एक और H को अलग करेगा। तो मैं दिखा रही हूँ CH Cl2 और एक H को मैं बॉन्ड के रूप में दिखा रही हूँ। और Cl फ्री रेडिकल हमारे पास था, तो वही सेम चीज़, एक H के पास, एक C के पास, यहाँ बन गया हमारा CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। अब क्या होगा अगले स्टेप में, सेवन्थ स्टेप में, अगले स्टेप में क्या हो रहा है देखिए कि क्या हो गया इसको, कि ये जो है ये कंपाउंड दोबारा से आगे रिएक्ट करता है। तो क्या होता है CH2Cl, अब ये रिएक्ट करता है अगले Cl2 के साथ। हेमोलिटिक फिशन अगेन वही जो मैं कह रही थी, सेम वैसे ही ये बन गया हमारा CHCl। यहाँ पे हमारे पास आ गया था CHCl2, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया है थोड़ा सा। ये क्या बना है हमारा CHCl2, ये बना है CHCl2। तो ये CHCl2 जो है CHCl2 है, उस पर एक और Cl जुड़ गया, बन गया CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल फ्री हो गया। ये हमारा हो गया तीसरा प्रोडक्ट। फिर अगले स्टेप में ये हमारा स्टेप 7 था। स्टेप 8 में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से वही चीज़, इसका जो Cl बना वो फिर क्या करेगा, अगले से रिएक्ट करेगा। Cl फ्री रेडिकल किससे करेगा, यही जो कंपाउंड है इससे। अब इसके पास क्या है देखिए, H जो है HCCl3 है ना, तो H का वाला बॉन्ड ही तोड़ना है आपको। तो अब की बार इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, उसको यहाँ पर H को उस साइड ही लिखती हूँ मैं। तो क्या हो गया ये हमारा CCl3 C और यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या करेगा Cl फ्री रेडिकल, Cl है, फिर से ये बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ दीजिए, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपकी बार CCl3 फ्री रेडिकल। मतलब कि एक्चुअली ये जो बॉन्ड दिखाया है मैंने, यहाँ पर बॉन्ड दिखाती हूँ मैं, ये बॉन्ड नहीं है तो ऐसे ही है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड था वो कैसे हो जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर। लास्ट स्टेप में फिर से ये टूट सकते हैं। अगले स्टेप में ये जो बने सारे फ्री रेडिकल्स, अगले स्टेप में ये Cl से भी जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो उसको हम लोग जो है, जब दो फ्री रेडिकल ही आपस में जुड़ रहे होंगे, उससे हम नाम देते हैं चेन टर्मिनेशन। जितने भी फ्री रेडिकल बने उसको आप यहाँ जुड़ता हुआ दिखा सकते हैं। जैसे कि एक तो Cl से Cl जुड़ जाए तो रिएक्शन रुक सकती है क्योंकि फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये जो CCl3 है, इससे Cl जुड़ जाए तो बन जाएगा CCl4। ये जो CCl4 है ये भी चेन को टर्मिनेट करेगा और CCl4 हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास CH3Cl है, थर्ड है हमारे पास, जैसे CH3Cl बन सकता है, यानी CH3 फ्री रेडिकल है, ये जुड़ जाएगा Cl से तो बन जाएगा CH3। जितने भी फ्री रेडिकल्स इसमें बने हैं, जो भी आपने देखे, वो सब जुड़ सकते हैं। CH3 से भी जुड़ सकता है, CH3 बना है तो सेम उस फ्री रेडिकल से भी जुड़ सकता है, CH3 से भी जुड़ सकता है और बन जाएगा CH3 यानी इथेन भी बन सकता है इस रिएक्शन में। तो आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, ढेरों प्रोडक्ट्स यहाँ बन सकते हैं। लेकिन जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे है कि कैसे हमें पता लगता है कि रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इसका क्या है बच्चों कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो बिना हीट या फिर रेडिएशन के रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए या फिर
रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो ये अंधेरे में हो ही नहीं सकती, इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल बनना है उसके लिए रेडिएशन चाहिए, और बिना रेडिएशन के फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब दिस इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा, इसमें यील्ड बहुत ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है। तो प्रोडक्ट बहुत सारा कब बनता है? जब चेन रिएक्शन हो, और चेन रिएक्शन होने का मतलब ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तीसरी बात, अगर हम इसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो फ्री रेडिकल को रोक दे, फ्री रेडिकल को बंद कर दे, चुप कर दे, चिपका दे, तो उस केस में भी जो रिएक्शन है वो हमारी स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन डाल दें, ऑक्सीजन जैसे ही आप डालते हो, ऑक्सीजन जो क्या करता है, जैसे हमारा एल्किल है, तो एल्किल फ्री रेडिकल की बजाय उसको एल्किल परऑक्सी रेडिकल में कन्वर्ट करता है, जो कि बड़ा हो जाता है साइज़ में, और बड़ा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी कम होने से रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो ये साबित करता है कि रिएक्शन ज़रूर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, यानी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहा है। और चौथा, इसका ऑपोजिट, अगर हम कुछ ऐसा डाल दें जिससे फ्री रेडिकल बनते हों, तो हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्री रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं ऐसी चीज़ों को हम, और इसका एग्जांपल होता है बेंजोइल परऑक्साइड या फिर टेट्राएथाइल लेड। ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? फ्री रेडिकल को प्रमोट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो इनको डालते ही रिएक्शन अपने आप हो जाती है। इन केस ऑफ डार्क ऑल्सो, अगर वो अंधेरा भी है, रेडिएशन नहीं भी है, उस केस में भी रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। तो ये जो चीज़ें ये फैक्ट ही साबित करते हैं रिएक्शन हमारी क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द हैलोजिनेशन रिएक्शंस। तो 3 फैक्टर्स हैं बच्चों, एक कोलिजन, दूसरा प्रोबेबिलिटी और तीसरा एनर्जी फैक्टर। कोलिजन का मतलब है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया है, हमारे पास है कंपाउंड, इसको मैं इसमें दिखा देती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हाँ, कि मान लीजिए हमारे पास CH4 है और इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं। तो अगर हमारे पास CH4 के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, Cl2 कम है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास CH3Cl पे ही रिएक्शन रुक जाए। इसके अलावा अगर हमने किया कि CH4 और Cl2 बराबर बराबर हैं, तो रिएक्शन आगे भी जाती है, CH2Cl2 या फिर CHCl3 या फिर CCl4 तक रिएक्शन जा सकती है। तो कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, अगर CH4 के मॉलिक्यूल ही ज़्यादा हैं, तो उस केस में पहली बार CH4 से रिएक्शन होगी तो Cl2 बनेगा, फिर CH4 ज़्यादा है तो वो CH3Cl पे ही रिएक्शन रुकेगी पहले स्टेप में ही, क्योंकि Cl2 ज़्यादा नहीं है जो वो इससे रिएक्ट दोबारा कर सके। यानी CH3Cl जब Cl2 से रिएक्ट करता है तब CH2Cl2 बनता है, तो वो तब होगा जब Cl2 ज़्यादा होंगे, लेकिन Cl2 ज़्यादा नहीं है, हमने CH4 ही ज़्यादा लिया है, तो CH4 ही बार बार Cl2 से रिएक्ट करेगा और उस केस में हमारा CH3Cl ही मेन प्रोडक्ट होगा। तो इसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा। दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किस वाले हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं इसके लिए भी यहाँ पर, कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH3। अब हमने लिया, इसकी रिएक्शन कराई CH2 से। अब यहाँ देखिए 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर ये अटैच्ड है वो है 1 डिग्री कार्बन, तो ये है 1 डिग्री हाइड्रोजन। और दूसरा वाला ये वाला है, ये भी 1 डिग्री है, तो सेम है दोनों। दूसरा वाला बीच का है, बीच वाले को हम कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर ये अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री है। इस केस में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। एक में 1 डिग्री हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं, जैसे हमने लिया 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये बना CH2Cl, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया। और दूसरे में मैं 2 डिग्री को हटाती हूँ, CH3 इधर भी, CH3 इधर भी, इसको नहीं हटाया मैंने, और इस वाले का एक हाइड्रोजन हटा के हमने बना दिया, तो बन गया CHCl। यहाँ पर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये वाला नीचे वाला सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बनेगा ये डिपेंड करता है किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है इसकी संख्या कितनी है, 3 यहाँ पर और 3 इधर, टोटल 6 हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन्स, और ओनली 2 हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन्स। तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि 6 वाले जो 6 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं उनके टकराने की चांसेस, उनके रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो ज़्यादा बनना चाहिए सेकेंडरी की तुलना में, या हम कहें इनका रेशियो जो है वो 6:2 होना चाहिए।
या 3:1 होना चाहिए। पर सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर इतना अगर इम्पॉर्टेंट होता तो फिर हम देखते कि हमेशा जो प्रोडक्ट है उसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा बनता और टर्शियरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कम बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी फैक्टर जो है वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा बनेगा, कोई इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो वो कम बनेगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है तो उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कम होता है, यानी उसके लिए इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम इसी कंपाउंड में देखते हैं तो जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है उसके निकलने के बाद क्या बन रहा है, देखिए अगर मैं एक सेकेंड 2 डिग्री हाइड्रोजन लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या बनता है CH3 CH2 CH3, ये था हमारे पास इस प्रकार से। अब ये जो CH2 यानी सेकेंड है 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से और यहाँ का जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन में हटाती हूँ। एक हाइड्रोजन में हटाया, बनाया फ्री रेडिकल, ये हमारा बन गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और जब मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊँगी तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यानी कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इन दोनों केसेस में ये 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 2+ I ग्रुप लगे हैं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर ये इसके पास एक ही +I ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा है, लेस स्टेबल। तो 1 डिग्री जो है वो लेस स्टेबल है 2 डिग्री से। स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर ये है, इस वजह से क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है इसलिए 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा बनेगा, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी और इसलिए 2 डिग्री जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनता है। यही वजह है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट है, मतलब CH3 CHCl सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये कम बनता है यानी रेशियो वाइज। और अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो आप देखेंगे कि सेकेंडरी वाला लगभग 99% बन रहा है या 99.9% ब्रोमिनेशन में। क्लोरिनेशन में परसेंटेज थोड़ी सी वेरी कर सकती है, 70-30 का परसेंटेज हो सकता है, लेकिन ब्रोमिनेशन में ये बहुत क्लियर विजिबल होता है ये डिफरेंस कि वहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्ट ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मेजर है, और जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। क्लोरिनेशन में भी मेजर तो सेकेंडरी ही है, ठीक है। तो ये थर्ड फैक्टर था हमारा एनर्जी फैक्टर। ओवरऑल यानी कि आप देख सकते हैं कि हेलोजिनेशन पे 3 चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। कोलिजन का, यानी जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनने का चांस है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जिस तरह के हाइड्रोजन ज़्यादा उनके रिप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एनर्जी फैक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ेगा कि जो जिस इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो वाला इंटरमीडिएट बनेगा, और वो बनेगा इसका मतलब उससे बनने वाला प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है। और इस आधार पर हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कि यील्ड ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट कितने % बनेगा, हम ये भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन में मैं आपको लिख देती हूँ, आपको याद रहेगी वो कि वो क्या है इक्वेशन। देखिएगा, वो इक्वेशन है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट यील्ड ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दोबारा ही लिख रही हूँ मैं जिससे कि आपको ये क्लियर रहे। इक्वेशन क्या है, यील्ड ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन्स। यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट सेकेंड प्रोडक्ट लिखने का मतलब मेरा है, फर्स्ट प्रोडक्ट मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंड प्रोडक्ट लिखने का मतलब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनने के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होने के लिए 2 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए ज़्यादा। इनटू किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब आप पूछेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी हमें कैसे पता लगेगी, तो बच्चों ये जो रिएक्टिविटी होती है वो नॉर्मल हम लोगों ने ऐसा ये प्रैक्टिकल में ये चीज़ देखी गई है कि इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो 5:3.8:1 होता है। 5:3.8 क्या,
5 होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन की, 3.8 होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन की, और 1 होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन की। यानी जैसे मालूम है, अगर क्वेश्चन पूछती हूँ सपोज हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हो, हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2 से। क्या बन रहा है? CH3 CHCl CH3 एक बन रहा है, ये है सेकेंडरी एल्केन हैलाइड, और दूसरा है CH3 CH2 CH2Cl। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट का रेशियो कैसे निकालेंगे हम? तो हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको कहूँ ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसको मैं कहती हूँ प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, तो यील्ड ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यील्ड ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू कितना? फर्स्ट प्रोडक्ट है 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? केवल और केवल यहाँ पर कितने हैं? 2, तो 2 हैं, डिवाइडेड बाय 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 3 और 3 6 6 इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन्स, रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? 3.8 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन जो कि 1 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो रेशियो हमारा आता है, क्या आ जाएगा हमारा? 7.6 डिवाइडेड बाई 6, ये हम कह सकते हैं 1.26, ये रेशियो आ जाता है हमारा प्रोडक्ट 1 से प्रोडक्ट 2 का, यानी कि प्रोडक्ट 2 की तुलना में प्रोडक्ट 1 जो है लगभग 1.26 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिएक्टिविटी का, मतलब सॉरी प्रोडक्ट का रेशियो हम इस तरह से निकालते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट की, एक बात और ध्यान रखेंगे कि रिएक्टिविटी जो भी होती है वो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी से इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ रिएक्टिव होगा सेलेक्टिव उतना कम होगा। हमारे साथ भी होता है कि मान लीजिए हम बहुत जल्दी कोई चीज़ करते हैं, मान लीजिए हम सब्ज़ी लेने गए और हम बहुत फास्ट ले रहे हैं, बहुत जल्दी उठा रहे हैं, तो हम सब सब्जियां फटाफट अपने बैग में रख लेंगे। लेकिन अगर हम सेलेक्टिव हैं, हम कम रिएक्टिव हैं, तो हम सोच के रखेंगे ठीक है हमें ये बनाना है, मैं इसको लेती हूँ, मुझे ये चीज़ बनानी है, इसको लेती हूँ, तो मैं सेलेक्ट करके लूँगी। ये अच्छा है, इसको लेती हूँ, ये सड़ गया, इसको नहीं लेती हूँ, ये ख़राब हो सकता है, इसको नहीं लेती हूँ। तो वो चीज़ मैं सेलेक्ट कब करूँगी? जब मैं आराम से सोच के काम करूँगी। और मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, बहुत फास्ट काम कर रही हूँ उस समय, तो शायद मैं सेलेक्टिव नहीं होंगी। तो यहाँ पर भी आप उस तरह इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी इन्वर्स हैं। मैंने शुरू में बताया था कि जो फ्लोरिनेशन है, फ्लोरीन, वो क्या होता है हमारा? वो फास्ट होता है, बहुत रिएक्टिव है। क्लोरीनेशन उससे कम, ब्रोमिनेशन उससे कम, और आयोडीनेशन उससे कम। यानी क्लोरीनेशन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव ज़्यादा है तो सिलेक्टिव कम है। रिएक्टिव ज़्यादा है, सिलेक्टिव कम। ब्रोमिनेशन रिएक्टिव कम है तो सिलेक्टिव ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपसे भी कहा था कि जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो लगभग 99% हमारा केवल 2 डिग्री बनता है, 1 डिग्री बिल्कुल नाम मात्र का बनता है। क्लोरीनेशन में वो रेशियो 70-30 हो जाता है, यानी कि बनता मेजर प्रोडक्ट तो 2 डिग्री ही है, लेकिन वो लगभग 70% होता है, और जो 1 डिग्री है वो 30% होता है। तो बस यहाँ पर वीडियो में इसका एंड करती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे साइक्लोएल्केन्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।